दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर किस हथियार का उपयोग नहीं किया, शायद कुछ भी नहीं बचा। बीजेपी ने जिन मुद्दों को पश्चिम बंगाल में उठाया और वहां की राजनीति को प्रभावित करके बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन को बनाने में जुटी, उसमें चाहे टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को साथ लाना हो, सांप्रदायिकता की एक मोटी लकीर खींचने की व्यवस्था की गई हो, वहां के वोटरों के ध्रुवीकरण के लिए केंद्र का प्रभाव, राज्यपाल की भूमिका, राजनीतिक तौर पर जितने हथियार हो सकते हैं सब कुछ और सभी कुछ का इस्तेमाल खुले तौर पर पश्चिम बंगाल में हुआ। हिमाचल प्रदेश के भीतर पार्टी को तोड़कर अपनी सत्ता को सत्ता में लाने की सोच बीजेपी के भीतर ही पनपी। कांग्रेस चुनाव जीत चुकी बावजूद इसके विधायकों को तोड़ा गया। राजनीतिक तौर पर वहां सत्ता किसी भी हाल में बीजेपी के पास आ जाए, इस हथियार का बाखूबी प्रयास बीजेपी ने खुलकर किया। उत्तराखंड की सियासत और राजनीति में धर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का सम्मिश्रण जिस तरीके से किया गया, उसमें उत्तराखंड के लोग जो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, उन्होंने वहां पर सब कुछ छलनी होते हुए देखा और धर्म को पर्यटन में तब्दील कर राजनीति के जरिए जो भी मुनाफा बनाने की सोच थी, उसका खुला नजारा उत्तराखंड में नजर भी आया। लेकिन इन तीन राज्यों के इर्द गिर्द अगर आज चुनाव परिणाम जो उपचुनाव के आए हैं उसको अगर आप परखेंगे तो एक नजर में एक ही शब्द कह पाएंगे, सुपड़ा साफ हो गया। तो क्या बीजेपी की राजनीति चूक रही है? क्या बीजेपी जिस चेहरे के आसरे चल रही थी अब उसकी उम्र पूरी हो चली है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर जिस तेजी के साथ उड़ान बीजेपी ने भरी और अपने नेता नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसरे राज्य दर राज्य वो चुनाव जीतती चली गई, संयोग देखिए उसी तेजी और उसी रफ्तार के साथ वो ढलांव पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव का झटका और उसके बाद आज उपचुनाव के रिजल्ट का झटका, दरअसल ये आने वाले वक्त की एक ऐसी तस्वीर है जो खुले तौर पर बतलाती है कि अब किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव हो, वहां पर बीजेपी का जीत पाना नामुमकिन सा हो चला है। और चुनाव तो तुरंत महाराष्ट्र में होने हैं 3 महीने के बाद, हरियाणा में होने हैं 3 महीने के बाद, झारखंड में होने हैं 3 महीने के बाद। लेकिन क्या कोई कह सकता है इन राज्यों में बीजेपी को जीत मिलेगी? 2 राज्यों में बीजेपी की सत्ता है, झारखंड में वो किनारे खड़ी है और मानकर चल रही है कि वहां की सत्ता करप्ट है जो हेमंत सोरेन की है, तो इसी आसरे चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में यह दांव चला नहीं और 2019 से बुरी गत हो गई। वजह क्या है? और इस वजह को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि इस चुनाव का महत्व कितना ज्यादा है। दरअसल आज जो चुनाव परिणाम आए उसमें यह भी समझना होगा कि मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस क्यों अपने पैर को जमा पाने में सफल नहीं हो पा रही है। वहां बड़े बड़े कद्दावर नेता जो न सिर्फ राज्य की राजनीति बल्कि केंद्र और देश की राजनीति को संभालते रहे, उनका चुनावी हार का सामना करना और पहले छिंदवाड़ा की सीट गई और उसके बाद उसी छिंदवाड़ा जिले में आने वाली अमरवाड़ा की सीट जो पिछली बार कांग्रेस जीती थी, इस बार हार गई। तो यह सीट कांग्रेस के लिए भी हो सकती है। लेकिन उससे हटकर कहीं बड़ा झटका बिहार में आरजेडी के लिए है। आरजेडी का झटका इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस रुपौली की सीट पर उन्होंने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया था, बीमा भारती को, वह बीमा भारती 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड से जीत कर आई थी, विधायक थी। लेकिन फिर वो आरजेडी में आ गई और आरजेडी में आने के बाद उनको खड़ा कर दिया गया लोकसभा की सीट पर और वहां पर सामने पप्पू यादव खड़े थे जो चुनाव जीत गए इंडिपेंडेंट होकर। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर रुपौली आती है और रुपौली की विधानसभा सीट जहां से 4 बार बीमा भारती जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर जीती, वो इस बार तीसरे नंबर पर रही। यह मैसेज आरजेडी के लिए भी है। लेकिन भारत की इस बदलती राजनीति में पहली बार जनता यह भी तय कर रही है कि इस पार या उस पार, यानी बाईपोलर परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई है। ध्यान दीजिए, पश्चिम बंगाल के भीतर कांग्रेस को घुसने नहीं दिया ममता बनर्जी ने और अपने बूते चुनाव लड़ी और कहकर और ठसक के साथ लड़ी और पिछले चुनाव की तुलना में लोकसभा में ज्यादा सीटें लेकर आई। और इस बार
जो 4 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुए उसमें टीएमसी ने इससे पहले के चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन बाकी 3 सीट बीजेपी जीती थी और इस बार उन तीनों सीटों पर भी कब्जा कर लिया टीएमसी ने। यह अलग मसला है कि उसमें भी 2 सीटों पर जो बीजेपी के टिकट से पिछली बार चुनाव जीतकर विधायक हुए थे वह टीएमसी में चले गए और टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीत गए, यानी व्यक्ति की महत्ता भी रही लेकिन राजनीतिक प्लेयर एक तरफ कम है। और यह घालमेल की परिस्थिति पश्चिम बंगाल और बीमा भारती के जरिए बाखूबी समझी जा सकती है कि जनता भी इस बात को लेकर समझ चुकी है कि दरअसल इस पार या उस पार की राजनीति को साधना अब इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके हित की परिस्थिति इस देश के भीतर बन नहीं पा रही है और बीते 10 बरस का खेल उसकी उम्र शायद पूरी हो चली है। यह एक राजनीतिक तौर पर बड़ा परिवर्तन जनता के भीतर है, जहां पर वह किसी तीसरे दल को और किसी तीसरे उम्मीदवार के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। यानी मानसिकता बहुत साफ है, या तो इस पार रहेंगे या उस तरफ जाएंगे, बीच में किसी तीसरे राजनीतिक दल की कोई जगह नहीं है। और यह सोच इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि भारत की राजनीति में क्षत्रपों की पहुंच पकड़ बड़ी मजबूत रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के वोट ट्रांसफर की परिस्थिति ने एक झटके में यह जनता के भीतर मैसेज दे दिया कि दरअसल ये सभी उस धारा के खिलाफ हैं जिस धारा को लेकर जनता के भीतर आक्रोश है। और शायद इसीलिए लोकसभा चुनाव और उसके बाद के उपचुनाव की परिस्थिति साफ बताती है। लेकिन यहां पर 2 बड़े सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो उपचुनाव जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसकी एक तस्वीर को समझ लीजिए। कुल 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। कांग्रेस 4 जीत गई। उन 4 में से उसने हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों को जीता, देहरा और नालागढ़। देहरा में उस राज्य के मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी चुनाव लड़ रही थी जो पहली बार लड़ी और चुनाव जीत गई। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने दोनों सीट जीत ली, बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट। मंगलौर की सीट को लेकर बीजेपी का कहना है कि वहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिमों की संख्या है इसीलिए वो जीते। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पिछली बार वहां बीएसपी जीती थी, कांग्रेस हार गई थी। हालांकि बहुत कम मार्जिन से बीएसपी जीती थी, बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। लेकिन बद्रीनाथ की सीट और जिस सीट पर पिछली बार जो उम्मीदवार लड़े थे वो राजेंद्र सिंह भंडारी थे, वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए इस आशा और उम्मीद के साथ कि अगर वो बीजेपी के साथ रहेंगे और उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों के जरिए और वोटों के ध्रुवीकरण के आश्रय और इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे पहाड़ के जरिए जो मैसेज जा रहा है उसमें कांग्रेस कहीं टिकेगी नहीं। लेकिन वही राजेंद्र सिंह भंडारी जो पिछले चुनाव में 2066 वोट से जीते थे, इस बार बीजेपी की टिकट से लड़े तो 5095 वोट से हार गए। आपके जहन में आ रहा होगा कि अयोध्या में भी हार मिली, हार बद्रीनाथ में भी मिल गई। मसला धार्मिक स्थलों का नहीं है, मसला इस दौर में उन स्थलों पर रहने वाले उन लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है और जिस नाम पर हो रहा है उसको लेकर अब उनके भीतर का गुस्सा सतह पर आ गया है। लेकिन क्या इस देश की राजनीति उस दिशा में पूरे तरीके से जा चुकी है? और क्या वाकई अब किसी भी राज्य के कोई चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाएगी? और इन सब के बीच आरएसएस रांची में मंथन कर रही है, जो अपने प्रांत अलग अलग प्रांतों के तमाम प्रचारकों के साथ बैठी हुई है। और पहली बार वहां चिंतन मनन इस बात को लेकर भी हो रहा है कि आरएसएस तो संगठन संभालती थी, आरएसएस से निकला हुआ प्रचारक बीजेपी में जाकर संगठन को संभालता था, लेकिन पहली बार मोदी शाह की जोड़ी ने उस संगठन पर भी कब्जा कर लिया और आरएसएस की चलने ही नहीं दी। यहां तक कि बीच में जो संवाद बनाने वाले लोग थे, अगर वह भी सत्ता की भाषा ना बोले तो उनको भी दरकिनार किया गया। और यह चिंतन रांची में चल रहा है। हम उस पर आए उससे पहले हमें लगता है एक तस्वीर आपको आज बद्रीनाथ की जरूर दिखानी चाहिए। वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है और उस जीत ने एक मैसेज अपने तौर पर दिया है कि क्या वाकई जिन धार्मिक स्थलों को नवनिर्माण के आश्रय या बेहतरीन बनाकर और कॉरिडोर बनाकर और चकाचौंध के साथ रखकर वहां जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है वो सिर्फ एक पर्यटन के लिहाज से है और लोगों का उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है और लोग गुस्से में हैं।
गुजरात की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी हैं, पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। ये तो गुस्से के बाद का जश्न है। कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से लखपत सिंह बुटोला जीते हैं। उन्होंने 5,095 वोटों से राजेंद्र सिंह भंडारी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें हराया है। यानी एक परिस्थिति ऐसी बन रही है कि अगर आप इंडिया और एनडीए की लकीर इस उपचुनाव के जरिए खींचें तो 13 में से 9 सीट इंडिया जीत गई, 2 सीट सीधे तौर पर बीजेपी के पास आ गए। 10 सीट इंडिया जीत गई, 10 सीट इंडिया जीतती है, 2 सीट बीजेपी या कहें एनडीए जीतती है। एक इंडिपेंडेंट है जो बाहुबली के तौर पर चुनाव जीते रुपौली से। वहां जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश की भी हार और वहां पर आरजेडी तीसरे नंबर पर यानी तेजस्वी की राजनीति भी धरी की धरी रह गई। लेकिन वो मैसेज सबसे बड़ा क्या है जो इस दौर में निकल कर आया, वो ममता बनर्जी की ताकत है। कांग्रेस को लेकर बदलती हुई सोच वोटरों के भीतर है या कांग्रेस ने अपनी जिस सोच को राहुल गांधी के जरिए बदला है उसका असर है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उसने जीत हासिल कर ली और जिन 4 सीटों पर जीत हासिल की उन चारों सीटों का हिस्सा हिमाचल और उत्तराखंड से ही जुड़ता है। बिहार में उनके उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास ही जालंधर पश्चिम की सीट थी, वो वहां से जीत गए। अमरवाड़ा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि वह कमलनाथ के हिस्से में आता है, छिंदवाड़ा का इलाका है और वो पहले कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इस बार बीजेपी जीत गए। तमिलनाडु डीएमके की थी। तो यह एक पूरी तस्वीर निकल कर आती है कि अगर 10-2-1, 10 इंडिया की सीट, 2 बीजेपी की सीट, 1 इंडिपेंडेंट सीट और 13 उपचुनाव की यह तस्वीर बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सब कुछ गंवा दिया। हिमाचल प्रदेश के भीतर निर्दलियों को साथ तोड़कर साथ लाने की सोच भी धराशायी हो गई। उत्तराखंड के भीतर की जिस राजनीति को वो लगातार सींच रहे हैं वो जनता के अनुकूल है नहीं, वह उसका विरोध कर रही है। बिहार में जनता विकल्प की दिशा में देखना चाहती है और उसे जहां लगता है कि नीतीश और तेजस्वी इससे हटकर भी कोई सोच अगर डेवलप हो सकती है, निकल सकती है, तो वो उसके साथ जाने को तैयार है। मध्य प्रदेश का मैसेज बहुत साफ है, कांग्रेस की अपनी संगठन, अपना राजनीतिक जमीन वहां पर गायब है, उसको किस तरीके से खड़ा किया जाए यह अभी शून्यता में है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर के जो 2 बड़े संदेश हैं वो संदेश बीजेपी से जुड़े हैं, वो संदेश दिल्ली की सत्ता से जुड़े हैं। सही कहें तो वो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और गृह मंत्री अमित शाह की बिसात से जुड़े हैं, जिसके आश्रय हर चुनाव को जीतना की परिस्थिति इन लोगों ने देश के भीतर पैदा की और जहां नहीं जीत पाए वहां पर पार्टियों को तोड़कर भी सत्ता बनाने की अपनी ताकत को दिखा दिया। और यह ताकत धीरे धीरे ऐसी सिमटती चली गई कि सिवाय दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की सियासत, दिल्ली के बटन और रिमोट से चलने की परिस्थिति इस देश के हर राज्य के भीतर ही नहीं आई, बल्कि आरएसएस भी उसका शिकार हो गई। और रांची में जो चल रही है प्रांत प्रतिनिधियों की सभा, उस सभा के भीतर पहली बार यह मंथन हुआ कि क्यों अपने लोगों को जो प्रचारक के तौर पर हैं उनको बीजेपी में भेजा जाए, क्योंकि बीजेपी अपने तौर पर आरएसएस को भी जगह देने को तैयार नहीं है। यानी बीजेपी को अपने विस्तार के साथ लगने लगा, सत्ता में बैठकर लगने लगा कि असल में आरएसएस की जरूरत है नहीं। तो पहली बार रांची की इस बैठक में यह भी बात हो गई कि क्यों हम अपने लोगों को संगठन संभालने के लिए भेजें, जबकि संगठन को संभालते वक्त आरएसएस से ना कोई संवाद होता है। जिसे मन चाहे उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जिसे मन चाहे उसे संसदीय बोर्ड से हटा दिया जाता है, जिसे मन चाहे उसको नए सिरे से सामने लाकर पुराने कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। और संगठन की रूपरेखा सिर्फ दिल्ली की राजनीति को साधती है और इसका नजारा खुले तौर पर उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा है। और उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ को दिल्ली का निशाने पर लेना और टकराव की परिस्थिति के भीतर आरएसएस का बार बार योगी आदित्यनाथ को शांत करना, समझाना और वक्त का इंतजार करना, और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के विधायक भी, जौनपुर के विधायक कहने लगते हैं कि अब 2027 में तो बीजेपी की सत्ता आएगी नहीं। यानी एक मैसेज दिल्ली से लगातार चल रहा है अपने ही नेता, अपनी ही पार्टी, अपने ही सरकार को लेकर, जो उत्तर प्रदेश की है कि योगी आदित्यनाथ फिट नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो हाथरस की घटना हो
या वहां पर चुनावी हार की परिस्थितियां हो, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर जो कुछ इनकाउंटर का असर पड़ा उसको लेकर सवाल हो, इन तमाम परिस्थितियों पर अगर ध्यान दीजिए तो एक टकराव की परिस्थिति है। और आरएसएस ये मानकर चल रहा है कि अगर सत्ता में रहते हुए बीजेपी को उसकी जरूरत नहीं है तो फिर वो अपने लोगों को क्यों भेजे। और रांची में 3 दिन कल शुरू हुआ और कल शाम 6 बजे तक चलेगा। और यह मैसेज अब कन्वे करने की स्थिति में आरएसएस आ गई है जहां पर यह बैठक चल रही है। आरएसएस की इस बैठक में महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, झारखंड से भी आए हैं, दिल्ली के लोग भी मौजूद हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग भी मौजूद हैं। यानी देश भर से प्रांत प्रचारक वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो उन मुद्दों को बता रहे हैं कि कैसे इस दौर में बीजेपी को लेकर जो सवाल जनता के साथ जुड़े हुए हैं उनके भीतर किस बात को लेकर गुस्सा है। यानी एक सवाल यह भी है कि विपक्ष अपने तौर पर मजबूत नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी अपने तौर पर कमजोर हो रही है और लोगों का गुस्सा बीजेपी को लेकर है। इसका यह मतलब नहीं है कि लोगों का प्यार विपक्ष को लेकर है। यानी सबसे बड़ा मैसेज यह है कि सत्ता संभालते वक्त मोदी और शाह की जोड़ी ने राजनीतिक तौर पर जो भी गलतियां की उसी का खामियाजा क्या बीजेपी भुगत रही है और आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए और मुश्किल होने वाली है। और शायद इसीलिए पहली बार आपने 10 बरस में कभी देखा सुना नहीं होगा कि आरएसएस कोई सुझाव देती हो। पहली बार स्वदेशी जागरण मंच और किसान संघ सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि आप अपने बजट में किन किन चीजों को रियायत कीजिए जिससे किसानों को राहत महसूस हो। जो पशुधन है उसके अनुकूल स्थितियों को आप खड़ा कीजिए। स्वदेशी को जोर लगाने की स्थिति में स्वदेशी जागरण मंच कह रही है उस दौर में जब सरकार की पूरी नीति ही उस पूंजी और उस पैसे पर टिक गई है कि इन्वेस्टमेंट किसी भी हालत में कैसे भी भारत में हो और तमाम स्ट्रेटेजिक सेक्टर इस दौर में बाहर के इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिए गए। यानी पूरी फिलॉसफी आरएसएस की गायब हो गई। शायद इसीलिए पहली बार यह सवाल है कि इस देश के भीतर अलग अलग जगहों पर स्वयंसेवकों की मौजूदगी जो देख रही है और खुद बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में जो समझ रहे हैं, यूं ही नहीं कह दिया गया उत्तर प्रदेश के भीतर एक विधायक के जरिए या कुछ कार्यकर्ताओं के जरिए कि बड़ी मुश्किल परिस्थिति है, सबको एकजुट होना होगा, केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश पे ध्यान देना होगा, अन्यथा यह किला भी गिर जाएगा 2027 में और पीडीए की चल पड़ी है। यह मैसेज सिर्फ नहीं है, दरअसल यह उस राजनीतिक जमीन पर एक बड़ा सुराख है जिस सुराख को विपक्ष ने नहीं बनाया है, वह खुद बीजेपी ने अपने गवर्नेंस के तौर तरीकों से बनाया है। यानी आरएसएस का यह मानना रहा है कि वह बीच बीच में सचेत करती रही, बीजेपी को भी पटरी दिखाती रही कि आपको किस रास्ते चलना है, लेकिन वो ना सिर्फ भटकी बल्कि अपने आसरे ही चल पड़ी और उसने सारी चीजों को दरकिनार कर दिया। इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, यह 3 चुनाव तो 3 महीने के बाद होने हैं और वहां की रिपोर्ट अनुकूल नहीं है। लेकिन सवाल है क्या वाकई इस दौर में हर वो चुनाव जो बरस दर बरस अब आने वाले वक्त में होना है बीजेपी गंवाती चली जाएगी? और ध्यान दीजिए, इस बरस महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, अगले बरस दिल्ली और बिहार, 2025 में, 2026 में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद आप दक्षिण भारत में भी कदम रखेंगे और 27 के फरवरी आते आते तो उत्तर प्रदेश सामने होगा। यानी इस दौर के लगभग 1 दर्जन राज्यों के चुनाव जो 2000
27 की फरवरी तक के हैं, उस खांचे को अगर आप समझें तो कोई बड़ा परिवर्तन आपको बीजेपी की नीतियों में नजर नहीं आ रहा होगा। आप इस दृष्टि से नहीं देख पाएंगे क्या वाकई इस देश में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इस बजट में कोई उपाय किए जाएंगे, क्योंकि सरकार जिन इकोनॉमिस्टों के साथ बैठी और आरबीआई जिन बातों का जिक्र कर रही है वह तो उसी निजीकरण और पैसा बनाने की सोच के साथ है जहां पर कॉरपोरेट के लिए ही सारे काम हो। तो राज्यों के भीतर जो आम लोगों की परेशानी है, मिडिल क्लास के ऊपर जो बोझ है, अगर यह राजनीतिक तौर पर प्रभावित चुनाव को करने लगा है तो फिर वो कौन सा राज्य होगा जहां पर बीजेपी ठसक के साथ कह सके कि हम चुनाव जीत जाएंगे। यह परिस्थिति तत्काल में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश पर जाकर रुकती है। मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस का संगठन नहीं है और दूसरा इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी की पहुंच पकड़ नहीं है, वहां पर सीधा मुकाबला होना है। गुजरात भी डामाडोल है और गुजरात की परिस्थिति और वहां की बेरोजगारी की स्थिति जो 2 दिनों पहले तस्वीर आई उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया कि जो देश के कॉरपोरेट हैं वो अपने ही राज्य में रोजगार अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार की जो सोच है निजीकरण की और कॉरपोरेट को साथ लेकर चलने की, उससे रोजगार पैदा नहीं होंगे। सरकार को खुद यह जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी होगी, लेकिन वह भी लेने को तैयार नहीं है। मैसेज क्या है? मैसेज 3 सबसे बड़े हैं। पहला मैसेज है, क्या वाकई बीजेपी के भीतर उथल पुथल मची हुई है? जो बीते 10 बरस की सत्ता मोदी और शाह के आसरे चल रही थी उसको लेकर गुस्सा पनप रहा है। क्योंकि छोटे छोटे राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल में अगर अपने आप को एकजुट ना कर पाए, और खासतौर से उत्तराखंड में, और वह भी बद्रीनाथ जैसी जगह पर अगर एकजुट नहीं कर पा रहे हैं जो आपको अयोध्या में नजर आया, तो इसका मैसेज है कि संगठन के भीतर निराशा है या गुस्सा है, और उसको सहेजने के लिए आरएसएस रांची में बैठकर मंथन कर रहा है। तो दिल्ली की 2 तस्वीर, जो 2 चेहरे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की, जो पूरी बीजेपी को चलाते हैं और अपनी मुट्ठी में रखते हैं, क्या उनको लेकर बहुत सारे सवाल बीजेपी के भीतर अब उठने लगे हैं? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अगर वाकई राज्यों की हार को संघ समझ रहा है, अगर वाकई राज्यों की हार को बीजेपी के लोग समझ रहे हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है, और अगर वाकई यह माना जा चुका है कि एंटी इनकम्बेंसी या लोगों का गुस्सा केंद्र की नीतियों को लेकर है, तो फिर वही बात सामने आ गई कि राज्यों के भीतर भी आने वाले वक्त में जो राजनीति होगी वह विपक्ष को लेकर कम, अपने ही नेताओं के खिलाफ ज्यादा होने वाली है। यह दूसरा मैसेज है। और तीसरा मैसेज इस दौर में शायद सबसे बड़ा है। पहली बार भारत के भीतर, ध्यान दीजिए, तो इंडिया गठबंधन में सिर्फ एक राहुल गांधी को आप रख सकते हैं कि उन्होंने एक ऊर्जा के साथ इस देश में स्वतः स्फूर्त कांग्रेस को जिंदा करने के लिए, उसको कैडर को जीवित करने के लिए, संगठन को व्यापक करने के लिए एक लॉन्ग मार्च किया। लॉन्ग मार्च जो न्याय यात्रा के जरिए हो, जो भारत जोड़ो की यात्रा के जरिए हो, वह करके दिखाया, और एक जुड़ाव उन्होंने अपने आप लोगों के साथ बांध लिया। यह परिस्थिति पहली बार निकल कर आई कि जनता के जुड़े हुए सवालों को अगर कांग्रेस महत्व देने लगे या कांग्रेस जनता के सवालों पर ही चलने लगे, तो इस देश की राजनीति जनता अनुकूल हो जाएगी। लेकिन इन तमाम सवालों से एक सवाल जो सबसे बड़ा है इस दौर में, राजनीतिक परिवर्तन के दौर में, जो पीपल्स पॉलिटिक्स होती है, अगर राहुल गांधी उसे कर रहे हैं, तो इस दौर में राहुल गांधी अलग थलग भी हैं, अकेले खड़े हैं। और इस देश की जनता अभी तक अकेले खड़ी थी। उस राजनीति से उसको भय भी था, वो उसके प्रति गुस्सा भी था जो राजनीति देश में हो रही थी, सत्ता का उलटपुलट होना भी देख रही थी, पार्टियों का तोड़ना भी देख रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर पीपल्स पॉलिटिक्स को अगर राहुल गांधी ने सत्ता पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो यह लोकसभा के चुनाव के बाद उपचुनाव के परिणाम उसी दिशा को दिखाते हैं। और शायद यह सीख उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए है जैसे आरजेडी बिहार में है। समझना तो होगा,
उस राजनीति को समझना होगा जहां अपने बूते नहीं बल्कि जनता के बूते चुनाव लड़े जाते हैं, और जनता ही अगर रास्ता दिखाने को तैयार है और आप चलने को तैयार नहीं है तो आपको वो हरा देगी। और ये हारने की परिस्थिति बंगाल में तमाम जमा जोड़ घटाव करने के बावजूद भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। यह परिस्थिति हिमाचल में आ गई। हमीरपुर में किसी तरीके से 1000 वोट से जीत गए, लेकिन यही स्थिति उत्तराखंड में भी आकर खड़ी हो गई। मैसेज एक ही है, क्या वाकई बीजेपी में कोई कह सकता है वह किस राज्य में अब चुनाव जीतेंगे 2029 से पहले? यह सवाल बीजेपी को डरा रहा है, भीतर से डरा रहा है। दिल्ली की सत्ता चाहे मदमस्त हो, लेकिन बीजेपी के भीतर हलचल मची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।